वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर टाउन के पास एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर प्रणव भाई बताते हैं कि भैया जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मेरे जन्म से 6-7 साल पहले की है। मेरे पूरे परिवार ने 3 साल तक एक बहुत ही भयानक मंजर को फेस किया था। आज भी मेरी फैमिली में कोई उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता, पर आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे बहुत मन किया कि आप ये घटना अपने चैनल पर बताएं। और मैंने अपने बड़े पापा और दीप चाचू से बहुत डांट खा के और बहुत जबरदस्ती करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। अब ये सारी बातें प्रणव ने अपने ईमेल के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी थी और बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ में ये अपील की थी कि भैया प्लीज आप ना मेरे फैमिली में से किसी का भी नाम मत लीजिएगा, क्योंकि मेरी फैमिली को सब लोग उस एरिया में जानते हैं। अब मैं भी यहाँ पर प्रणव और उनकी पूरी फैमिली के प्राइवेसी को ध्यान में रखूंगा, पर यहाँ प्रणव के ईमेल के फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ के बीच जो भयानक आप बीती लिखी गई है ना भाई, उसे पूरा सुनने के बाद आपको एक बहुत तगड़ी लाइफ लेसन मिलने वाली है। फिलहाल आप वीडियो में प्रणव भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1995 से और 1995 से लेके 1997 तक इनकी फैमिली ने ये पूरा सिचुएशन फेस किया था। प्रणव बताते हैं कि मेरी फैमिली मेदिनीपुर के ही गांव से बिलोंग करती है और हम लोग जमींदार थे। अपने और आसपास के गांव में मिलाकर लगभग 200 बीघे से ज्यादा जमीन थी हमारे पास और इसी कारण हमारी उस एरिया में बहुत अच्छी होल्ड थी। वहाँ गांव वाले घर में हम सब एक साथ रहते थे, पर फिर कुछ टाइम के बाद हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से हमारी आधी फैमिली उस गाँव से शिफ्ट होके दूसरे गाँव में आ जाती है, जिसका नाम है, यार नाम तो इसने लिखा है लेकिन बाद में मना किया कि नाम मत बताइएगा, तो लेट्स से कि उस गांव का नाम है विलेज बी। तो ये लोग विलेज ए से शिफ्ट हो जाते हैं विलेज बी में, ठीक है। बस इतना समझना कि ये दोनों गांव विलेज ए और विलेज बी वेस्ट बंगाल के उसी मेदिनीपुर एरिया में आते हैं। प्रणव बताते हैं कि ये सारा कांड मेरे दादाजी के भाई के बेटे की वजह से हुआ है, जिनका नाम है दीप और वो प्रणव के चाचा लगते हैं। अब यहाँ विलेज बी में भी ये लोग एज अ जॉइंट फैमिली रह रहे थे और फिर कुछ महीने रहने के बाद जो ये दीप अंकल है ना, ये बोलते हैं कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे अपना एक अलग घर चाहिए। कुछ हुआ होगा परिवार में आपसी कलह, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया। अब बाकी घर वालों ने बहुत मनाने की कोशिश की कि यार ऐसी कोई बात है तो आपस में बैठ के उसको ठीक कर लेते हैं, ऐसे अलग रहने की क्या जरूरत है। पर दीप अंकल यहाँ पे एकदम अड़े रहे कि नहीं मैं तो अलग ही रहूंगा। तो फिर इनके बाकी घर वालों ने बोला कि ठीक है भाई, और तुम्हारा यही मन है तो तुम कुछ जमीन देख लो, कहाँ तुमको रहना है वहीं पे बनवा लो घर। अब प्रणव बताते हैं कि दीप अंकल ने जो इनका मेन घर था वहां से 600 मीटर दूर धान की खेती हो रखी थी और उसी खेत के बीच में एक खाली एरिया था। इन्होंने अपने घर वाले से बोला कि मैं वहीं खेत के बीच में अपना घर बनाऊंगा। घर वालों ने बहुत मना किया कि भाई तुझे पता है इतना आइसोलेटेड जगह पे जाके रहेगा, दिमाग खराब हो गया क्या। अदीप बोला कि नहीं मेरे को अलग ही रहना है, मेरा घर बनेगा तो वहीं पे बनेगा, और आप लोग इतनी दिक्कत हो रही है तो फिर जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कर लीजिए। अब ये सब बातें सुन के बाकी घर वाले चुप हो गए कि यार ठीक है जो तेरा मन करे वो कर। और फिर उस धान के खेत के बीच में दीप अंकल ने एक स्क्वायर शेप का घर बनवाया। अब आगे की कहानी समझ में तब आएगी जब आप इस घर का पूरा लेआउट समझेंगे। ये है दीप भैया का नया घर। अब यहाँ पर एक चीज समझना, जो ये दीप अंकल का नया घर है इसके वेस्ट साइड में ये तालाब पड़ता है। अब वहाँ पुराने टाइम में कल्चर ये था कि भाई हमारे गांव में घर है तो घर के पास तालाब रहेगा, तालाब के अंदर मछली पालन, नहाने धोने, ये सब का पूरा काम होता था। वेस्ट बंगाल का एज अ कल्चर रहा है ये। तो ये जो तालाब है ना, ये ओल्ड पॉन्ड है और इसी ओल्ड पॉन्ड से जो इनके पुराने घर वाले थे जहाँ पर ये पहले रहते थे, उस घर के पानी का नीड पूरा होता था, ठीक है। तो यहाँ पर दीप अंकल ने क्या किया कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट साइड में इधर की तरफ एक नया तालाब खुदवाया, ठीक है। इनके घर में 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और दोनों फ्लोर पर एक एक कमरा था। आसपास जो है एरिया छोड़ रखा था इन्होंने। ये जो वेस्ट साइड वाला एरिया था ये थोड़ा सा नैरो था और ईस्ट साइड वाला एरिया काफ़ी थोड़ा ब्रॉड था कंपैरिजन टू वेस्ट साइड वाले एरिया से। इनका जो किचन था ये घर के अंदर नहीं था, मतलब घर के बाउंड्री में ही है लेकिन मेन घर से थोड़ा सा बाहर की तरफ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, इनके जो घर का गेट है ये साउथ फेसिंग है और इनके घर के गेट से कोई 800 मीटर दूर इधर शमशान घाट पड़ता है। आई होप आपको जो है पूरा लेआउट क्लियर हो गया होगा। समर का टाइम था, घर का स्ट्रक्चर रफली कंप्लीट हो चुका था और अब आता है भूमि पूजन का टाइम। भूमि पूजन के लिए दीप अंकल ने एक पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने पूरा घर देखा आसपास, बोला कि सब कुछ ठीक है पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। तुम लोग का जो ये घर है ना,
इसको थोड़ा सा ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस समय पंडित जी ये सारी बातें बता रहे थे उस समय दीप अंकल, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी थे वहाँ पे। दीप अंकल की पत्नी ने बोला कि पंडित जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कुछ दिक्कत है क्या उधर से? तब पंडित जी ने बोला कि थोड़ा वास्तु का दिक्कत है, आप लोग समझिए बात को। दीप अंकल यहाँ पंडित जी को थोड़ा साइड में लेके गए, बोले क्या हो गया पंडित जी, खुल के बोलिए ना। तो पंडित जी ने पता है क्या बोला, वो जो वेस्ट की तरफ से जगह छोड़ रखे हो ना, वो किसी का आने जाने का रास्ता है। बेहतर ये होगा कि तुम लोग थोड़ा सा घर को पूरब की तरफ कर ही लो। दीप अंकल ने पंडित जी से बोला कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। पंडित जी ने उसके बाद उधर भूमि पूजन किया और फिर वो वापस अपने घर चले गए। पर यहाँ दीप अंकल ने पंडित जी की बात को टाल दिया। वो एक बहुत बड़े नॉन बिलीवर थे, भूत प्रेत भगवान इन सब किसी चीज में भरोसा नहीं करते थे। उनकी पत्नी ने एक दो बार बोला कि पंडित जी की बात क्यों नहीं मानते हैं। तब उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि अरे यार ये सब बस ऐसे पैसा ठगने के लिए करता है, अभी उधर शिफ्ट कर दिया तो फिर आएगा, फिर बोलेगा कि इधर ये कर दो उधर वो कर दो, उसके चक्कर में पूजा करना पड़ेगा और हमसे पैसा ऐठेगा खाली, तो मेरे को कुछ नहीं कराना है, जैसा बन गया है वैसे ही रहने दो, तुड़वा के फिर से करेंगे तो इतना खर्चा भी आएगा। अब उन्होंने इतने ज्यादा आर्गुमेंट्स दे दिए कि उनकी पत्नी चुप हो जाती है भाई कि ठीक है आपको जैसा समझ में आ रहा है कीजिए। पर भाई जो अब खेला चालू होने वाला था ना, अपने हार्ड में कपकपी फील करने के लिए रेडी हो जाइए आप। अच्छा एक चीज भूमि पूजन के बारे में समझना, भूमि पूजन तब कराया जाता है जब हम नए घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। पर यहाँ दीप अंकल ने ना, मैंने बताया था कि नॉन बिलीवर थे भाई, ये सब मानते नहीं थे पूजा पाठ क्रिया ये सब, तो इन्होंने पहले ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया था। इनकी पत्नी ने बोला भी था कि एटलीस्ट भूमि पूजन तो करवा लीजिए, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे भाई कि नहीं मैं ये सब मानता ही नहीं, तो मैं क्यों करवाऊं। तो थोड़ा सा जब कंस्ट्रक्शन हो गया तब पत्नी बार बार जिद करते रहे कि प्लीज मान जाइए ना, करवा लीजिए भूमि पूजन। बाद में इनके जो घर वाले थे, पुराने घर में जो लोग रहते थे, वो लोग भी बोले कि यार किसी का तो सुन लिया कर भाई थोड़ा सा बात। तब जाके इन्होंने पंडित जी को बुलाया था। अब धीरे धीरे इनके घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा बनवा लिया था। अब वो बनने के बाद जो इधर की तरफ जगह छोड़ी हुई थी, उस जगह पर इन्होंने सोचा कि एक आध और रूम बनवाया जाए, और ये उसी वेस्ट साइड वाले एरिया में बनने वाला था जिसके बारे में पंडित जी ने इनको वार्न किया है। अब यहाँ पर लेबर लग जाती है, वो लोग अपना काम वाम चालू करते हैं। वेस्ट साइड की तरफ दीप अंकल ने दीवार खड़ा करवा दिया। शाम को काम करके लेबर अपने घर चली गई, और जब सुबह दीप अंकल सो के उठे तो भाई ये देखते हैं कि जो वेस्ट साइड वाला दीवार था ना, वो गिरा हुआ है। इनको लगा कि साला शायद कोई बदमाशी कर रहा है, कोई जल रहा है मेरे से, जो आके दीवार तोड़ के चला गया। अब उस दिन फिर से लेबर को बुला के दीवार खड़ा करवाते हैं, और उस रात दिलीप अंकल वहीं पर खाट डाल के सो गए। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं रात भर इसकी रखवाली करूंगा और देखूंगा कि भाई कौन आ रहा है दीवार गिराने। वो बताते हैं कि उस रात तो उधर कोई भी नहीं आया, पर अगले दिन जब मैंने जाके दीवार को चेक किया तो पाया कि बीच से दरार पड़ी हुई है। मैंने लेबर बुला के फिर से उसे ठीक करवाया, और फिर अगली सुबह मुझे वैसे ही दरार दिखी दीवार पे। ऐसा 3-4 बार चला, और मुझे लगा कि यार शायद इस वाले साइड की जो घर की मिट्टी है ना, वो थोड़ी कमजोर है या फिर लूज है, जिस पर ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है। अब नेक्स्ट डे दिलीप अंकल दीवार को पूरा तुड़वा देते हैं, और फिर उस जगह से कोई 3-4 इंच ईस्ट की तरफ शिफ्ट करके इन्होंने दीवार का कंस्ट्रक्शन करवाया। इस बार जब अगली सुबह वो देखने गए तो इन्होंने पाया कि दीवार में क्रैक तो है, पर वो बहुत माइनर सा क्रैक है, मतलब जितना पहले हो रहा था उससे 5-6 गुना कम था ये क्रैक। अब जैसे तैसे जुगाड़ लगा के वहां पर उन्होंने प्रॉपर कमरा बनवा दिया। अब इनका घर बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा, जितने टाइम तक ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था उतने टाइम तक सिर्फ दीप और उनकी पत्नी ही वहां पर रहा करते थे। जो इनके 2 बेटे और एक बेटी थी ना, वो सब अभी पुराने घर में रहते थे। इनका प्लान था कि जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, तब उनको अपने पास लाके हम लोग रखेंगे। फाइनली घर का काम पूरा होता है, और इन्होंने प्रतिष्ठा पूजा करवाने के लिए पंडित जी को फिर से अपने घर बुलाया। ये सेम पंडित जी थे जिन्होंने भूमि पूजन किया था। जब पंडित जी घर पर आए तो भाई वो कंस्ट्रक्शन देख के बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि मैंने तुमको मना किया था ना, घर को थोड़ा सा पूरब की तरफ शिफ्ट कर दो, पर तुम मेरी बात नहीं माने। तब यहाँ दीप की पत्नी हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे कि पंडित जी इन्होंने सुना नहीं, मैंने इतना बोला था उनको, घर का काम भी चालू हो गया था इसलिए नहीं करवाएं। तब उस पंडित जी ने उस वेस्ट साइड वाले दीवार के पास जाके एक यंत्र रखा। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ हद तक अपना काम कर दिया है, पर एक बात का बहुत ध्यान रखना कि उस दीवार से और वेस्ट की साइड में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए।
ना ही तुम वहां पे कोई अपना पेड़ पौधा फूल पत्ती कुछ नहीं लगाओगे। वो पूरा रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। ये बात सुन के दीप अंकल ने पंडित जी से पहले माफी मांगे और फिर बोला कि ठीक है पंडित जी, आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। ये भाई अगरबत्ती का धुआं है, ठीक है, इसको कुछ वो मत समझ लेना। चलो, और फाइनली पंडित जी की इजाजत लेके इन्होंने अपने बच्चों को भी उस घर में शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ से अगले 6 महीने तक सब कुछ बहुत स्मूथ चला इनके घर में, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। इस समय दीप अंकल, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। पर फिर आता है विंटर का टाइम। धान की कटाई का सीजन आ चुका था और इसी बीच एक बार दिसंबर महीने में दीप अंकल ने अपने खेत के अंदर धान की कटाई की और उसका जो गत्ता होता है, जो बंडल होता है ना धान का, वो लाके घर के अंदर रखा। अब धीरे धीरे कटाई के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बढ़ते जा रही थी और इसी दफा एक दिन ना, जब घर के आसपास का खाली एरिया धान से भर गया, तब उन्होंने धान के 2 बंडल लाके जो वो वेस्ट साइड वाली दीवार थी जहां पर पंडित जी ने यंत्र लगाया था, उस दीवार से टिका के रख दिया। अब ऐसा करने के बाद वो वापस अपने खेत में चले गए काम करने। जब शाम को वापस लौटे तब इन्होंने खाना खाया और फिर चुपचाप सोने चले जाते। और जब अगले दिन सो के उठे ना भाई, तो इन्होंने देखा कि जो उस दीवार से 2 गत्ते टिका के रखे थे धान के इन्होंने, वो दोनों गत्ते जल चुके थे। उन दोनों के अंदर से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था, पर उस टाइम भी वो दोनों गत्ते दीवार से टिके हुए थे। ऐसा नहीं था कि जल के वो नीचे गिर गए। दीप अंकल ने उधर देखा, फिर अपनी पत्नी को बुलाया। उनकी पत्नी ने बोला कि रुकिए, आप छुइएगा मत इसको। यहाँ पर दीप अंकल की पत्नी ने दीप के बड़े भाई को कॉल किया कि भैया थोड़ा सा घर पे आइएगा ना, ऐसा ऐसा हो रखा है। दीप के बड़े भैया घर आते हैं और इन्होंने एक डंडे से लेके उस धान के गत्ती पर ऐसे टच किया और जैसे ही टच किया वो पूरा धान का गत्ता नीचे गिर के राख बन जाता है। और भाई साहब, उसके राख बनने के साथ ही इनके परिवार का डार्क चैप्टर शुरू होने वाला था। धीरे धीरे इनके पूरे घर का वेस्ट साइड वाला जो हिस्सा था ना, वो कुछ ज्यादा ही ठंडा रहने लगा। बाकी घर के टेम्परेचर और वहां के टेम्परेचर में साफ साफ डिफरेंस पता चल पा रहा था। प्रणव बताते हैं कि अब अक्सर रात को जब दीप अंकल की फैमिली सो रही होती है, तो इनको ऐसा फील होता कि कोई दीवार के पास से चलते हुए इनके घर के मेन गेट की तरफ जा रहा है। अब जब ये चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगी, तब दीप अंकल ने डिसाइड किया कि भाई मैं अब उधर ही सोऊंगा, मैं देखूंगा कि कौन आता है रात को। और इस समय तक तो जो वो वेस्ट साइड वाला दीवार था, मैंने बताया था कि उसकी इधर कंस्ट्रक्शन हो चुका है पूरा, तो एक कमरा भी एक्स्ट्रा बन चुका था और उसी दीवार से लग के इन्होंने एक विंडो भी निकलवाया था। एक रात उसी विंडो के पास दीप अंकल खाट डाल के सो जाते हैं। रात के करीब 12:15 बजे इनको फील होता है कि भाई आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। एकदम हड्डी कपाने वाली ठंड लगने लगी इनको। फिर इन्हें सुनाई दिया कि कोई पैर रगड़ते हुए उस खिड़की की तरफ आ रहा है जहां पर इन्होंने खाट डाला हुआ था। यह एहसास होते ही दीप अंकल अपने खाट पर उठ के बैठ जाते हैं और वहां बैठ के ये एक टक खिड़की से बाहर देखने लगे कि भाई वो जो भी होगा अभी खिड़की से क्रॉस करके आगे की ओर जाएगा। और तभी इन्होंने पाया कि एक ना बूढ़ी औरत इनके खिड़की के सामने से क्रॉस करते हुए इनके घर के मेन गेट की तरफ जा रही है। इन्होंने आवाज लगाया कि कौन है, उधर कहां जा रही हो, पर उस औरत ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप मेन गेट की ओर चली गई। अब यहाँ दीप अंकल को लगा कि शायद मेरे खेत में जो दादी काम करती हैं, उनका घर तो यहीं पास में है, तो हो सकता है वहीं अभी गई हो सामने से। अब इस लॉजिक से अपने मन को मनाने के बाद दीप सोने की कोशिश करते हैं, पर भाई कहाँ ही नींद आने जाए। जो अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था उसका क्या एक्सप्लेनेशन है इनके पास। अब जैसे तैसे उन्होंने वो रात काटी और अगली सुबह होते ही वो सीधा उस दादी के पास पहुंचते हैं जो इनके खेत में काम करती है।
उन्होंने पूछा कि दादी कल रात को आप गई थी क्या उधर दीवार के पास से? तब वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं इतनी रात को क्या करने जाऊंगी उधर, और अगर मेरे को जाना भी होगा तो मैं जो पूरब वाला रास्ता है उधर से घूम के जाऊंगी ना, पश्चिम से क्यों जाऊंगी मैं? जब सबको पता है कि वो उसका रास्ता है तो क्यों जाऊंगी मैं पश्चिम से? भाई साहब ये जवाब सुनने के बाद दीप के शरीर में एकदम कपकपी दौड़ गई। पर इनको यहाँ पर लगा कि शायद जो हमारा ऐसे घर बन गया बड़ा सा, उसे देख के आसपास के लोग जलते हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से ये फॉल्स लॉजिक दे के उन्होंने अपने आप को कंसोल करने की कोशिश की कि हाँ ठीक है, यही कारण होगा। पर यहाँ दिल तो झूठ नहीं बोलता ना, दिल तो इनको गवाही दे रहा था कि भाई वहां पर कुछ है, संभल जा तू। और इसी चक्कर में दीप अंकल डिसाइड करते हैं कि मैं आज रात फिर से वहां पर खाट डाल के सोऊंगा और देखूंगा कि कौन है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाहर जाके उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। और अगली रात फिर से वही चीज होती है, ये वहां पर खाट डाल के उसका वेट कर रहे थे पर कोई आया ही नहीं उधर। पर फिर तीसरे दिन जब दीप थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि यार ठीक है, ये गाँव का ही कोई होगा मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, ये निश्चिंत होके उस रात खाट पर सोए हुए थे। और फिर 12:15 के आसपास वही सीन रिपीट होता है। टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हुआ और किसी के चलने की आवाज इनको अपने खिड़की के पास आने लगी। और इस बार जब इन्होंने देखा तो पाया कि भाई ये सेम बूढ़ी औरत है जो 2 रात पहले इन्होंने देखी थी। ये आवाज लगाते हैं, कौन हो तुम और मेरे घर के आसपास क्या करते रहती हो? दीप बताते हैं कि यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उनकी आवाज सुनते ही रुक जाती है। रुक के वो पीछे मुड़ी और दीप ने पाया कि भाई उसकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसने एकदम गीली साड़ी पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी तालाब से बाहर निकल के आई है। और उसके पूरे शरीर से मछली की बदबू आ रही थी। अब कुछ सेकंड दीप की तरफ देखने के बाद बिना कुछ रिएक्ट किए वो औरत इनके घर के मेन गेट की तरफ चली गई। अगली सुबह दीप को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और इस घटना के बाद से अक्सर दीप की तबीयत ना खराब ही रहने लगी। प्रणव ईमेल में लिखते हैं कि धीरे धीरे इनके घर का माहौल भी एकदम नेगेटिव सा हो गया था। इनके बच्चों की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कई सारे तांत्रिक पंडित से इन लोगों ने दिखवाया पर वो जो भी क्रिया करके जाते हैं उसके 1-2 दिन तक तो चीजें ठीक रहती थी, पर फिर वही साइकिल रिपीट होने लगता। यहाँ वो एंटिटी लगभग डेली बेसिस पे दीप को दिखाई देने लगी। समय के साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, खेती बाड़ी सब चौपट हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बदतर होते जा रही थी इनके फैमिली की। अब इनके घर का माहौल इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका था कि रिलेटिव भी इनके पास आने से कतराने लगे। जब इनका काम धंधा एकदम ठप पड़ गया तब दीप अंकल एक नौकरी करने के लिए कोलकाता जाते हैं, पर 2 महीने के बाद इनके हाथ से वो नौकरी भी चली गई। अब ये वापस अपने गांव लौटते हैं और दीप और उनकी पूरी फैमिली बहुत परेशान रहने लगी। कुछ टाइम के बाद जो दीप की वाइफ थी, उनके मायके के लोगों ने कोलकाता के एक तांत्रिक के बारे में सजेशन दिया। बोला कि एक बार आप लोग उनसे मिलके देखिए, शायद वो कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल पाए। यहाँ पर दीप अंकल की फैमिली ने उस तांत्रिक को बुलवाया। अब जब ये तांत्रिक इनके घर पर आए तो इन्होंने पूरी क्रिया की और क्रिया करने के बाद उन्होंने काली माता का एक धागा सबके हाथ में बांधा। बोला कि ये धागा कभी मत खोलिएगा आप लोग। ये बोल के वो तांत्रिक वहां से चले गए और धीरे धीरे इनके घर की कंडीशन इंप्रूव होनी शुरू हो गई और 3 महीने में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। वो एंटिटी भी दीप अंकल को दिखना बंद हो गई। अब एक दिन जो दीप अंकल का बेटा था वो स्कूल से घर आता है। घर आते हैं तो उसे थोड़ा सा लेट हो गया था। दीप अंकल का बेटा यहाँ क्लास 6 में पढ़ता है। गर्मी का टाइम था। घर आकर उसने मम्मी को बोला कि मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मैं ना थोड़ा तालाब में नहा के आता हूँ। मम्मी ने बोला कि ठीक है, क्योंकि इनका ये डेली रूटीन का हिस्सा था। दीप अंकल का बेटा तालाब में जाके नहाता है और कोई आधे घंटे के बाद वापस घर आया। इस समय उनकी मम्मी किचन में कुछ बना रही थी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अभी घर के अंदर आया है और वहां से सीधा ये अपने कमरे में गया। अब चूंकि जो इनका घर बना था इसका फ्लोर मिट्टी का था तो ये चिल्लाती हैं कि अरे गीला पैर लेके मत जा अंदर। पर जब तक वो चिल्लाती वो लड़का अंदर जा चुका था। कुछ टाइम के बाद किचन का काम कंप्लीट करके ये अपने बच्चे को डांटने के लिए उस कमरे में जाती है। और भाई जब ये कमरे के अंदर पहुंची तब ये पाती हैं कि वहां पर उनका बेटा है ही नहीं। और वो तो गीले पैर से उस मिट्टी के फ्लोर पर चल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोर पर उसके पैर के निशान होने चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था भाई साहब।
रूम के अंदर का सीन देख के ऐसा लग रहा था कि कोई गया ही नहीं है उस कमरे में। ये अपने बेड के नीचे भी झांक के देखते हैं कि कहीं शैतानी करते हुए अंदर तो नहीं छिप गया, पर इनको अपने बेटे का कोई अता पता नहीं चलता वहां पे। अब ये बहुत टेंशन में आ जाते हैं एकदम। जो थोड़ी दूर पर इनके पड़ोसी थे उनसे जाके पूछने लगे कि आपने देखा है क्या छोटू को, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर जब दीप घर आया तो इन्होंने बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है अभी, और छोटू को बहुत टाइम हो गया तालाब में नहाने गए हुए, वो अभी तक घर नहीं लौटा है। और जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने पाया कि भाई इनके बेटे की डेड बॉडी पड़ी उस तालाब के किनारे पे। ये लोग वहीं पे रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं भाई। कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने होश संभाला तब उसका अंतिम संस्कार हुआ। अब हिंदुओं में होता है कि मरने के 13 दिन के बाद 13वीं की जाती है, और यहाँ दीप के फैमिली में ये नियम था कि उन 13 दिनों तक इनके परिवार का कोई भी सदस्य भगवान को टच नहीं करेगा, उनका कोई भी माला या लॉकेट कुछ भी नहीं पहनेगा। और इसी चक्कर में जो तांत्रिक ने सबके हाथों में धागा बांधा था ना काली माता का, उन सारे के सारे लोगों को अपना ये धागा खोलना पड़ता है। और कोई तो था जो बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब इसके परिवार वाले वो धागा खोल दें। दीप अंकल के बेटे को मरे 2 दिन हो चुके थे। इस समय उनके रिलेटिव्स भी उन्हीं के घर पर रह रहे थे। ऑब्वियसली टफ टाइम था, अकेले नहीं छोड़ सकते थे दीप की फैमिली को। अब तीसरी रात ये सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए थे। एकदम ऐसे मायूस सा माहौल हो रखा था। जो दीप की बेटी और उनकी एक और भतीजी थी वो दोनों साइड में सो रहे थे। अब इनका परिवार आपस में बात कर रहा था कि आगे की जो क्रिया है उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए और कैसे कैसे सब कुछ होगा। और इसी बीच दीप की बेटी उठ के बैठ जाती है वहीं पे। वहां बैठे बैठे उसने ऐसे गर्दन घुमा के चारों ओर अपने परिवार वालों को देखा, और फिर भाग के कमरे से बाहर निकल जाती है। अब इसके परिवार वाले घबरा गए बहुत ज्यादा। वो सबके सब बाहर निकले देखने के लिए कि दीप की बेटी कहाँ गई, और ये पाते हैं कि जो वो वेस्ट साइड वाली खिड़की थी ना जहां पर दीप खाट लगा के सोया करते थे, वो लड़की वहीं खिड़की के पास खड़ी होके उसने अपनी पूरी बॉडी को उल्टा ट्विस्ट कर रखा है। मतलब उसका सर जमीन को टच कर रहा था और ये सामने से गेट की तरफ देख पा रही थी। गेट पर उसके रिलेटिव खड़े थे और ये उन्हें देखते हुए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो बंगाली में ही बार बार बोल रही थी कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। यहाँ दीप के भाई और कजन दौड़ के उसकी तरफ आते हैं और लड़की को जोर से पकड़ लिया एकदम। पर भाई वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उसने एकदम झटक के सबको दूर कर दिया और वैसे ही ट्विस्ट होके ये ना चलने लगी कमरे से बाहर की ओर। जो भाई इनके घर का मेन गेट था उसके पास एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा बना रखा था। उस स्टोर रूम में इन लोगों ने तालाब से कुछ मछली ला के रखी थी। अब यहाँ प्रणव बताते हैं कि श्राद्ध में जो अनुष्ठान होता है उसके लिए मछली चढ़ाया जाता है। यहाँ बंगालीज में कल्चर होता है ऐसा। और उस समय दीप की बेटी ऐसे ही उल्टे पोजीशन में जाके वो स्टोर रूम खोलती है और उसके अंदर जो मछली रखा था उस टोकरी में अपना मुंह डाल के चबाने लगती है। भाई ये सब देख के सारे लोग एकदम सन। इतना ज्यादा डरावना मंजर था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। फिर यहाँ पर जो दीप की माँ थी वो घर के अंदर जाके गंगाजल उठाती हैं और अपने बेटों से बोला कि इसको पकड़ के सीधा करो कैसे भी। अब ये 6-7 लोग गए और लड़की को बाहर निकाला स्टोर रूम से, फिर उसको सीधा करके लेटाया और 2 लोगों ने इसका मुंह पकड़ के खोल दिया। और जैसे ही मुंह खोला उसमें दीप की माँ ने गंगाजल डाल दिया और गंगाजल पड़ते ही दीप की बेटी यहाँ बेहोश हो जाती है। अब ये लोग उसे उठा के कमरे में लेके आते हैं और उस रात दीप, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और इनके परिवार के 2 और लोग सेम कमरे में सोने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि दीप की पत्नी को डर लग रहा था कि अभी अभी ऐसा हुआ है, मैं इसके साथ कैसे अकेले सोऊं। देर रात तक ये लोग जगे हुए थे कि कहीं फिर से उस लड़की की बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो। पर फिर जब इन्होंने देखा कि नहीं वो तो एकदम गहरे नींद में सो रही है, तो ये लोग भी निश्चिंत होकर सो जाते हैं। पर जब अगले दिन इनकी नींद खुलती है तो ये पाते हैं कि भाई दीप की बेटी तो वहां पर है ही नहीं। भाई साहब इन लोगों ने पूरे घर में ढूंढना स्टार्ट किया, कहीं उसका अता पता नहीं चला। फिर इन लोगों को डाउट हुआ तो ये सब के सब तालाब की ओर भागे। वहां भी दीप की बेटी का कोई अता पता नहीं है। अब ये सब बहुत परेशान हो गए कि यार आखिर वो गई तो गई कहाँ।
और इसी बीच इनके घर पर एक चरवाहा आता है। वो बताता है कि इसने दीप के बेटी को उधर शमशान में लेटे हुए देखा है। मैं उधर गाय चराने गया था तो मुझे वो दिखाई पड़ी। अब यहाँ दीप के सारे रिलेटिव भागते हैं उधर शमशान की ओर। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दीप की बेटी आखिर वहां कैसे पहुंची। ये लोग उसे उठा के दोबारा घर पर लेके आए और अब इस पॉइंट से जैसे ही वो लड़की घर के अंदर घुसी ना, उस दोपहर से ही दीप की पत्नी को, जो दीप का बेटा मरा था, उसकी परछाई थोड़े थोड़े टाइम पे दिखाई देने लगी पूरे घर के अंदर। अगली सुबह इनको कमरे में जो वो मिट्टी का फर्श था उस पर गीले पैर के निशान दिखाई देने लगे और हर रात इनको उस वेस्ट साइड की दीवार से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। भाई साहब, ये 13 दिन निकालना इनके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया था। 5वें दिन ये लोग फिर से उस तांत्रिक को बुलाते हैं और जब भाई तांत्रिक उनके घर के अंदर घुसा ना, तब जो दीप की बेटी थी ये फिर से पोजेस हो जाती है और यहाँ दीप की बेटी एक दूसरे ही आवाज में तांत्रिक की ओर फिंगर पॉइंट आउट करके बोलती है कि ये सब मरेगा, इसके बीच में मत पड़। अगर तू कुछ करने का कोशिश किया तो तू भी मरेगा, चला जाए यहां से। अब ये चीज देख के उस तांत्रिक ने भी कुछ भी करने से मना कर दिया। वो बोला कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। और ये बात बोल के तांत्रिक उनके घर से बाहर निकल जाता है। अब ये सबके सब बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे और जो इनके रिलेटिव थे दीप भैया के, ये लोग भी अपने घर वापस चले गए कि भाई तांत्रिक को जब वो नहीं छोड़ रही तो हमारी क्या ही औकात है। अब फाइनली इसी चीज को झेलते हुए 13 दिन क्रॉस होते हैं। इनके बेटे का जो श्राद्ध का पूरा क्रिया होता है वो खत्म होता है और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कहीं और बात करेंगे, किसी और तांत्रिक से कांटेक्ट करेंगे। अब इसी बीच एक दफा जब दीप की पत्नी किचन में खाना बना रही थी तो जो इनकी बेटी है ना, वो किचन के अंदर आती है और अपनी माँ की साड़ी उठा के जो चूल्हा था उसके अंदर डाल दिया। अब साड़ी आग में पड़ते ही दीप की पत्नी ने उसे निकालना चाहा, पर जो उनकी बेटी थी उन्होंने इनका हाथ ही पकड़ लिया ऐसे। मतलब इतनी ताकत से उसने हाथ पकड़ा था कि दीप की पत्नी कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पा रही थी। प्रणब बताते हैं कि जो दीप अंकल की वाइफ हैं, उनका लेफ्ट हैंड जल गया उस आग में। आज भी उनके हाथ पे बहुत बड़ा सा निशान है। फिर ये अपने पति को जोर जोर से चिल्लाने लगी और तब जब इनके पति वापस आए तब उन्होंने बेटी को पकड़ के बाहर निकाला किचन से और अपनी पत्नी को पूरा जलने से बचाया। अब इस घटना के कुछ दिन के बाद दीप के दूसरे बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। ये लोग इसे पास के नर्सिंग होम में लेके जाते हैं और वहां डॉक्टर ने इसे गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से बेटे की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर बोलता है कि इसे तुरंत कोलकाता लेके जाना पड़ेगा। ये लोग फाइनली अपने बेटे को लेके कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहां डॉक्टर ने बोला कि जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है आप लोग इसे लेके घर नहीं जाएंगे। दीप के दूसरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 3 दिन हो चुके थे। अब यहाँ पर जो प्रणव के पापा थे ना, वो कोलकाता में ही एक कंपनी के अंदर जॉब करते थे। एक दिन प्रणव के पापा काली घाट मंदिर में पूजा करने के बाद उसका प्रसाद लेके दीप के बेटे के पास पहुंचते हैं हॉस्पिटल उसे देखने के लिए। अब यहाँ पर दीप का बेटा वो प्रसाद खाने की हालत में नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि प्रसाद को लेके उसे दीप के बेटे के सर से टच करा दिया। और भाई ऐसा कराने के 4 दिन के अंदर ही दीप का बेटा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दीप और उनकी पत्नी बेटे को लेके वापस गांव आ गए, पर गांव वाले घर में हालात अभी भी वैसे ही थे। पूरी नेगेटिविटी भरी हुई थी एकदम और हर समय इनके ऊपर तलवार लटका रहता कि यार कहीं वो एंटिटी फिर से कुछ हार्म ना कर दे। अब ये लोग तो लगातार इसी जुगत में थे कि कहीं किसी से ऐसा कांटेक्ट मिल जाए जो हमारी समस्या को ठीक कर सके। और फाइनली इनको एक दूरी माता के बारे में पता चलता है। अब एग्जैक्ट दूरी माता क्या होती हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर ईमेल में प्रणव ने लिखा कि जो इन सब चीजों को ठीक करती हैं उन्हें दूरी माता बोलते हैं। उनका घर इनके गांव से कोई 50 किलोमीटर दूर था। अब अगली सुबह प्रणव के पापा, दीप अंकल और उनके कुछ रिलेटिव उस दूरी माता के घर पर पहुंचते हैं और जब ये घर पर पहुंचे तो ये पाते हैं कि भाई वो दूरी माता बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है अभी, और जो ये झाड़ फूक वाला काम है अब इनका बेटा करता है इसे। पर उस दिन जब ये लोग उस माता के पास पहुंचे ना, तब उन्होंने इनको देख के बोला कि मुझे पता था तुम लोग मेरे पास जरूर आओगे। और फिर उन्होंने दीप की तरफ देखा और बोला कि तेरी एक गलती की वजह से तेरे परिवार का नाश हो गया है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, पर क्योंकि तू मेरे पास आया है तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि मैं तुझे इस चीज से बाहर निकालूं। उन माता ने उनको एक लाल कपड़े में कुछ बांध के दिया और बोला कि इसे सीधा ले जाके अपने घर के जो पश्चिम वाली दीवार है, जहाँ जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है,
उस दीवार के पास रख देना और गलती से भी खोलना मत इसे। और मैं आज रात को कुछ क्रिया करूंगी, पर उस क्रिया को करने से पहले कुछ सामान चाहिए। 4 काले मुर्गे, 4 मिट्टी का बर्तन, 4 कील, जो दीवार में कील लगाते हैं ना वो, और कुछ जो पूजा की सामग्री होती है वो इन्होंने दीप को बोला कि ये सब कुछ अपने पास रखना। फाइनली रात को बूढ़ी माँ इनके घर पर आती हैं और जो लाल कपड़ा रख रखा था ना उन्होंने दीवार के पास, उसे हाथ में लेके जो इनकी बेटी थी, जो दीप की बेटी थी, उसके बेटी के ऊपर से ऐसे घुमाया और घुमाने के बाद वो लाल कपड़ा लेके जो पीछे तालाब था उस तालाब में जाके डाल दिया। प्रणब बताते हैं कि भैया मेरे पापा ने बताया कि उस तालाब में जैसे वो कपड़ा गया ना, वहां से कुछ वाइट बुलबुला जैसा उठने लगा और उस बुलबुले के उठने के साथ ही आसपास बहुत ठंडी हवा चलने लगी। मेरे बड़े पापा को ऐसा लग रहा था कि मानो तालाब के अंदर से कोई चीख रहा हो एकदम जोर जोर से। यहाँ उस माता जी ने उन 4 मुर्गों की बलि दी, उनके ब्लड को लेके जो मिट्टी का बर्तन था उसके अंदर डाला और फिर जो 4 कीले थी उन कीलों को उन ब्लड में नहलाया गया और फिर वो घर के अंदर वापस आई। वहां पर कुछ हवन करने के बाद जो वो 4 कीले थी उन 4 कीलों को इनके घर के 4 कोनों में गाड़ देती है। ऐसा करने के बाद उन्होंने बोला कि अब वो कभी परेशान नहीं करेगी तुम दोनों को। फिर उस बूढ़ी माता ने उस एंटिटी के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि ये एक जोखी, जिसे जलचर भी बोलते हैं वहां के लैंग्वेज में, एक जलचर है जो कि उस तालाब से निकलकर शमशान की ओर जाती है डेली। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना कि जो दीप अंकल ने नया तालाब बनवाया था वहां उससे पहले एक छोटा सा और पॉन्ड था, उसी पॉन्ड को इन्होंने पूरा एक्सपैंड करवाया था। तुम्हारे इस घर के निर्माण से पहले ये रास्ता उस जलचर का था। जब तुमने घर बनवाया तो वो जलचर अपना रास्ता बदल के वेस्ट साइड की तरफ से जाने लगी शमशान की ओर, पर फिर तुमने इधर भी दीवार जुड़वा दिया। इसलिए जब पंडित जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि ये उसके जाने का रास्ता है, कम से कम 2 हाथ छोड़ के अपना घर थोड़ा सा ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर लो। और फिर जब पंडित ने आके दोबारा वहां पर यंत्र लगाया, उससे वो जलचर बहुत ज्यादा चिढ़ गई। उन्होंने बताया कि तुम्हारे बेटे को उसने ही तालाब में डुबा के मारा था। जो तुम्हारे दूसरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी, जो डॉक्टर ने इसे गलत इंजेक्शन लगा दिया था, ये भी उसी एंटिटी का करा धरा है। तुम लोग अगर थोड़ा सा लेट होते ना तो अगला नंबर तुम्हारी पत्नी का था। पर अब चिंता की बात नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे पूरे घर को अभी सिक्योर कर दिया है। प्रणब बताते हैं कि इस घटना के बाद से दीप अंकल भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखने लगे, रेगुलर पूजा पाठ करते हैं और अभी उनका बहुत बड़ा फिशरी का बिजनेस है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।